नमस्ते मित्रों, कैसे हैं। आज एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं मित्रों। वह मुद्दा है हमारी जिम्मेदारी, दायित्व, कर्तव्य किसके प्रति, उस पर्यावरण के प्रति। और उस पर्यावरण, उस वातावरण, उस पड़ोस, उस परिस्थिति, उस इन्वायरमेंट जिसमें हम पल रहे हैं, जिसमें हमारी प्रकृति पालन पोषण कर रही है, वो हर कुछ संपदा वस्तु मिल रही है जो हमारे जीवन के लिए, सौंदर्य के लिए, आरोग्य के लिए चाहिए। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है उस वातावरण का, पर्यावरण की सुरक्षा करना, उसके बारे में जानना। तो इन्हीं ढेर सारी मुद्दा के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं मित्रों। पर्यावरण का सर्वप्रथम अर्थ क्या होता है, इसके कौन कौन से घटक हैं, इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं और कौन कौन सी चैलेंजेज है। इसके साथ ही हमारे इस वीडियो का क्रस्ट होगा वो 10 पॉइंट्स, 10 सूत्री कार्यक्रम जो कि हमें अपनाना चाहिए मित्रों। तो प्राकृतिक वातावरण में प्रकृति की रक्षा के हित में हम विभिन्न कार्यों और नीतियों की वकालत सदा करते रहे हैं मित्रों। इसके लिए आवश्यकता है एक राजनीतिक, सामाजिक और दार्शनिक आंदोलन की, एक मिशन मोड की आवश्यकता है मित्रों, जिससे कि हम प्रकृति की भूमिका को बहाल कर सके, हमारे पर्यावरण को और भी सौंदर्य देने के लिए, उसे विस्तारित करने के लिए। हम सब अपने इर्द गिर्द देख ही पा रहे होंगे मित्रों कि आज के समय में जो अनमैनेज्ड फॉरेस्ट होते थे, अनकल्टिवेटेड ग्रासलैंड होते थे, जो वाइल्ड लाइफ होते थे, जो वाइल्ड फ्लावर्स होते थे, वो हमें कहाँ दिखने को मिल रहे हैं। जिस रफ्तार से अर्बनाइजेशन हो रहे हैं, आज ये सब विलुप्त होते जा रहे हैं धीरे धीरे, और यही कहीं ना कहीं कारण बन रहे हैं। इन्हीं सारी मुद्दाओं को हमें सजग बनाने के लिए प्रति वर्ष पूरे विश्व में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को, जिसमें प्रमुखतः सजग बनाया जाता है हर जिम्मेदार नागरिक को। उन्हें बताया जाता है कि वो कौन कौन सी थ्रेट हैं पर्यावरण के, और जो कि मुख्यतः हम सब समझ ही पा रहे हैं कि कैसे पोल्यूशन लेवल जो है बढ़ता जा रहा है, कैसे वो क्लाइमेट चेंज पर जा रहा है। इन ढेर सारी बातों की सजगता बढ़ाने के लिए इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है मित्रों। तो आज हम इसी दिन की सार्थकता को जायज करने के लिए, अपने दायित्वों को पहचानने के लिए सर्वप्रथम हम जानते हैं कि पर्यावरण का अर्थ क्या है। यह परिवेश या परिस्थितियां हैं मित्रों, जिसमें कोई भी व्यक्ति, जानवर या पौधा रहता है, या वह संचालित करता है, मैनेज करता है, मेंटेन करता है। यह प्राकृतिक दुनिया समग्र रूप से या किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में विशेष रूप से मानव गतिविधियों से प्रभावित होता है मित्रों। यह प्राकृतिक पर्यावरण या प्राकृतिक दुनिया जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, नेचुरल वर्ल्ड है, इसमें प्राकृतिक रूप से होने वाली सभी लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स शामिल होते हैं मित्रों। इसका अर्थ इस मामले में कृत्रिम नहीं है, बिल्कुल नेचुरल ही हम लेके चलेंगे। पृथ्वी या पृथ्वी के कुछ हिस्सों पर ही जो लागू होते हैं पर्यावरण, उसकी बात ही हम आज इस वीडियो में करने जा रहे हैं। वातावरण में सभी जीवित प्रजातियों, जलवायु, मौसम और प्राकृतिक संसाधनों की परस्पर क्रिया शामिल होती है मित्रों, क्योंकि तभी इकोसिस्टम बन पाता है जो हमारे मानव जाति के अस्तित्व और हमारी आर्थिक गतिविधियों को भी प्रभावित करती है मित्रों। तो अब हम जानते हैं प्राकृतिक पर्यावरण के वो कौन कौन से प्रमुख घटक हैं, यानी कि कंपोनेंट्स कौन है। तो प्रथम घटक है मित्रों पूर्ण पारिस्थितिक इकाइयां, यानी कि कंप्लीट इकोलॉजिकल यूनिट, जो बड़े पैमाने पर सभ्य मानव हस्तक्षेप के बिना, हमारे बगैर कोई इंटरफेरेंस के मित्रों, प्राकृतिक प्रणालियों के रूप में कार्य करती हैं, जिसमें सभी वनस्पति, सूक्ष्म जीव, मिट्टी, चट्टानें, वातावरण और प्राकृतिक घटनाएं शामिल होती हैं, जो उनकी सीमाओं और उनकी प्रकृति के भीतर ही होती है। और दूसरी है मित्रों सार्वभौमिक प्राकृतिक संसाधन, यूनिवर्सल नेचुरल रिसोर्सेस, जिसके तहत हम आते हैं। इसमें ही और भौतिक घटनाएं जिनमें स्पष्ट सीमाओं का अभाव होता है मित्रों, कोई बैरिकेडिंग नहीं है, कोई
बाउंड्री नहीं है। जैसे आप समझ सकते हैं कि हम जो पाते हैं हवा, पानी, जलवायु, साथ ही ऊर्जा, विकिरण, विद्युत आवेश, चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म, जो सभ्य मानव प्रक्रियाओं से उत्पन्न नहीं होते हैं, उन सारी की बात हम यहाँ करने जा रहे हैं मित्रों। तो हमने अभी तक देख लिया कि पर्यावरण का अर्थ क्या है, पर्यावरण के कौन कौन से प्रमुख घटक हैं। अब मैं इस वीडियो के सार पर आ रहा हूं मित्रों, अपने दायित्व की पहचान करने के लिए आ रहे, ताकि हम कुछ स्टेप्स ले सके। तो हम 10 सूत्री कार्यक्रम आपके लिए तैयार किए हैं मित्रों। मुझे पूरी उम्मीद है आप अपने विवेक का इस्तेमाल कर इसे जरूर समझेंगे और जरूर विचार करेंगे कहां कहां हम कर सकते हैं, बेशक अपने स्तर पर ही, व्यक्तिगत स्तर पर ही। तो सबसे पहला पॉइंट मैं जो कहना चाहूंगा मित्रों, हमारी जल, भूमि, वायु, ऊर्जा, कच्चे माल और प्राकृतिक संसाधनों जैसे संसाधनों का संरक्षण और उसका सतत उपयोग करना है मित्रों, यानी कि कंजर्वेशन करना है, सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेस करना है, जिसमें वाटर, लैंड, एयर, एनर्जी, रॉ मटेरियल्स और नेचुरल रिसोर्सेस आते हैं मित्रों। यानी कि इनके बर्बादी को रोकना है हर तरह से। इस तरह की हमारी सामाजिक, राजनीतिक और दार्शनिक नीतियां होनी चाहिए ताकि इन सब की संरक्षण को सपोर्ट कर सके। दूसरा पॉइंट है मित्रों, वायु, जल, मिट्टी, भवनों, निर्मित वस्तुओं और भोजन में प्रदूषण और विषाक्त पदार्थों का उन्मूलन करना है मित्रों। यानी कि उन सारी पोल्यूशन और टॉक्सिकेट जो अवेलेबल हैं एलिमेंट्स, उनके एलिमिनेट कर देना है। कहां कहां से? हम जो सांस लेते हैं, एयर से, वाटर जो पीते हैं, सॉइल है, बिल्डिंग्स है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं और फूड है, इन सब से एलिमिनेट कर देना है मित्रों उन टॉक्सिक को। इस तरह से हमें नीतियां बनाना पड़ेगा, इस तरह से हमें दिनचर्या में भी प्रयास करना पड़ेगा। तीसरी पॉइंट की अगर मैं बात करूं मित्रों, तो यह हमारे ह्यूमन पॉपुलेशन की, मानव जनसंख्या की वृद्धि जिस तरह से हो रही है, इसे धीमा करना है और स्थिरीकरण करना है। अगर स्लो हो सकता है तो स्लो किया जाए, नहीं तो स्टेबलाइज किया जाए। यह बड़ा ही विस्फोट का रूप लेने जा रहा है मित्रों, जिसके कारण हमारे पर्यावरण अस्थिर होने जा रही है। चौथा पॉइंट है मित्रों, जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता का संरक्षण और कई लुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण हमें करना होगा मित्रों। यानी कि प्रिजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी करना पड़ेगा और कई विलुप्त इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं जो अब दिखते नहीं हैं, बहुत ही कम हो गए हैं, इनकी संरक्षण करना पड़ेगा, इन्हें बचाना पड़ेगा। पांचवा पॉइंट है मित्रों, कई मानव प्रेरित ग्लोबल वार्मिंग होते हैं मित्रों, और जिन्हें हॉल्टिंग ह्यूमन इंड्यूस्ड ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जो प्रदूषण का प्रतिनिधित्व करता है। यही रिप्रेजेंटेटिव होता है। हमारे जैव विविधता के खतरा मानव आबादी के लिए बड़ा ही विकराल धीरे धीरे होता जा रहा मित्रों। ये जो थ्रेट है, जो बायोडाइवर्सिटी पर है, हमारे ह्यूमन पॉपुलेशन पर है, इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए हमें काम करने पड़ेंगे। छठा है, जीवाश्म ईंधन से बिजली जो बनती है मित्रों, अभी तक जो डीजल, पेट्रोल, इस तरह से फॉसिल फ्यूल्स जो बोलते हैं, इससे हमें रिन्यूएबल एनर्जी से बिजली पैदा करना पड़ेगा मित्रों। जो हीटिंग, कूलिंग या ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल करता है, इन्हें हमें खत्म करना पड़ेगा धीरे धीरे, और तभी हम ग्लोबल वार्मिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें सार्वजनिक परिवहन जो है मित्रों और वितरित कई तरह की पीढ़ी शामिल हो जाती है, जिसमें यातायात की भीड़ और बिजली की विश्वसनीयता भी इंश्योर कर सकते हैं। यानी कि ट्रैफिक कंजेशन को भी हटा सकते हैं और इलेक्ट्रिक रिलायबिलिटी के भी लाभ हमें मिलेंगे अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो सातवां पॉइंट है मित्रों, सतत और कम प्रदूषणकारी अपशिष्ट प्रबंधन करना है मित्रों। यानी कि सस्टेनेबल एंड लेस पोल्यूटिंग वेस्ट मैनेजमेंट करना है मित्रों। हमें वेस्ट मटेरियल जो है उन्हें भी मैनेज करना होगा, जिसमें कई तरह के वेस्टेज हैं, जैसे ई वेस्टेज हैं, उन सबों में कमी लाना पड़ेगा। या अगर हम जीरो वेस्टेज अफोर्ड कर सकते हैं तो हमें वो उस पर जाना है। यानी कि मूलतः हमें वेस्ट रिडक्शन में जाना है मित्रों, जिसके तहत हम रीयूज, रिसाइकल, कंपोस्टिंग, वेस्ट टू एनर्जी और एनॉर्बिक डाइजेशन
ऑफ सीवेज स्लज आदि कई विधियां हैं, उन्हें अपना सकते हैं मित्रों। इसमें हमें कई तरह के लाभ मिलेंगे और हमारी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। जो बायोडायवर्सिटी के नुकसान हैं और हमारे जो जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करने के लिए मित्रों, एक है मिटिगेट करना है बायोडायवर्सिटी को और क्लाइमेट चेंज को। इसके लिए एक बड़ा ही उत्तम सुझाव आया है मित्रों कि मांस गहन आहार यानी कि मीट इंटेंसिव डाइट से हमें अपने आप को बहुत ही बड़े पैमाने पर शिफ्ट हो जाना है पौधे आधारित आहार पर, यानी कि वेगन बन जाना है, प्लांट बेस्ड डाइट में शिफ्ट होना है मित्रों। इससे हमारे पर्यावरण को बड़ा ही शुद्धता मिलेगी और जिन जीवों का हरण हम कर ले रहे हैं वो कहीं न कहीं हमारे पर्यावरण को संतुलित कर रहे हैं। अगर हम हरण कर दे रहे हैं तो असंतुलन हो रहा है मित्रों। व्यर्थ की खपत का कम करना है मित्रों, यह 9वां पॉइंट है हमारा। रिड्यूसिंग प्रोफिलिगेट कंजम्पशन, और अवैध रूप से जैसे फिशिंग होता है, कहीं कहीं जंगल में शिकार होता है, एक कटिंग होता है, तो इस तरह के इलीगल फिशिंग और लॉगिंग पर रोक लगाना पड़ेगा मित्रों। इस तरह से हमारी जंगल और समुद्री जीवों का भी पर्यावरण पर बड़ा ही असंतुलन हो जाता है और कुप्रभाव पड़ता है। और अंतिम पॉइंट मैं कहना चाहूंगा मित्रों कि मनोरंजक उद्देश्यों और पारिस्थितिक तंत्र यानी कि रिक्रिएशनल पर्पसेस और इकोसिस्टम प्रिवेंशन के संरक्षण के लिए प्रकृति भंडार यानी कि नेचर्स रिजर्व्स की स्थापना करनी होगी मित्रों। तो मुझे पूरी उम्मीद है इन 10 सूत्री कार्यक्रम को आपने बेहतर से समझा होगा और जो व्यक्तिगत पोटेंशियल पर ही आपको जो भी बन पड़ेगा आप अवश्य करेंगे, तभी हम इस बेहतर दुनिया में रह पाएंगे और अपने अगले जनरेशन को भी एक रहने लायक दुनिया दे सकते हैं मित्रों, गिफ्ट कर सकते हैं। यह हमारी ड्यूटी है मित्रों, परम कर्तव्य है। यह वीडियो मुझे एक खास मित्र के द्वारा रिक्वेस्ट पर मैं बनाया हूं, जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि आप पर्यावरण पर बनाइए। मुझे पूरी उम्मीद है पर्यावरण पर यह बनाए हुई वीडियो आप सबों के लिए लाभदायक होगा। अगर आपको लगता है कि यह बेहतर है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप समझते हैं कि लाइक किया जाए तो लाइक कीजिए। अगर शेयर करने लायक समझते हैं तो शेयर कीजिए। अपने विचारों को व्यक्त करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हमसे बने रहते हैं, चैनल ग्रो करेगा। हमें काफ़ी परिश्रम लगता है, मेरे लिए वही रिवार्ड होगा हमारे चैनल ग्रोथ। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप हमारे दर्द को भी सम्मानित करते हुए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। आप सब, हम सब इस पर्यावरण को खूबसूरत बनाएं, सुंदर बनाएं, रहने लायक बनाएं। यही हमारी इच्छा भी है और शुभकामनाएं भी है। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहे, इसके लिए सप्रेम धन्यवाद नरेंद्र कुमार की ओर से।